नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। प्रौढ़ नए विचारों का संघर्ष और मानवता का मार्ग। हाँ, मैंने भी देखा इसे। काफी विचारोत्तेजक है। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेख का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जो नए विचार होते हैं ना, क्रांतिकारी विचार, समाज उन्हें एकदम से स्वीकार नहीं करता, अक्सर विरोध होता है। सही बात है, हिस्ट्री में भी देखा हमने। हाँ, और इसी कॉन्टेक्स्ट में लेखक एक खास विचारधारा प्रौढ़ यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं। वो मानते हैं कि ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये नए विचार क्यों संघर्ष करते हैं, इतिहास से कुछ उदाहरण देखते हैं और ये प्रौढ़ आखिर है क्या। और लेखक क्यों मानते हैं कि ये आज की समस्याओं का हल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो लेख शुरू ही ऐसे होता है कि समाज जो है वो अक्सर नई सोच का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पुरानी आदतों, पुरानी रीतियों में इतने बंध जाते हैं कि बदलाव से डर लगता है या मुश्किल लगता है। हाँ, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेखक कहते भी हैं, पुराने ढर्रे पर अड़े रहना इतिहास की धारा को रोकना है। नए विचार ही मानव समाज को आगे बढ़ाते हैं। पर सवाल ये है कि हम इस जड़ता में फंसते क्यों हैं? देखिए, ये प्रतिरोध जो है, जैसा लेख में भी बताया गया है, काफी स्वाभाविक सा लगता है कई बार, लेकिन खतरनाक भी है। इसके कारण दो लेवल पर है। एक तो व्यक्तिगत, हमारे मन का जो पुराना है, जो जाना पहचाना है, उसके प्रति एक खिंचाव होता है। हाँ, एक सुरक्षा का एहसास। हाँ, सही। और दूसरा, सामाजिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो एक ढर्रे पर चलने लगती हैं। अब कोई नया विचार आया, नई चेतना आई, तो वो इस बने बनाए संतुलन को चैलेंज करती है। हाँ, हिला देती है। बिल्कुल। उससे असहजता होती है, फिर उसे मानना मुश्किल लगता है, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना हो या पुरानी व्यवस्था में कितनी भी कमियां क्यों ना हो। ये एक तरह की, क्या कहें, मानसिक और सामाजिक जड़ता है। हाँ बिल्कुल, जड़ता ही कहेंगे इसे। और इतिहास तो गवाह है इस बात का ना। लेख में भी कितने सारे नाम दिए हैं। हाँ, कई उदाहरण दिए हैं। जाने माने नाम जिन्हें अपने समय में कितना विरोध झेलना पड़ा, जैसे दार्शनिक कांट, उनकी सोच ही इतनी अलग थी। फिर गैलीलियो, सिर्फ ये कहने पर कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, उन्हें धर्म के नाम पर कितना कुछ सहना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और लिस्ट लंबी है। शेक्सपियर को भी शुरू में कहाँ इतनी पहचान मिली थी। हाँ, सही कहा। और अपने ही देश में देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी गीतांजलि जो आज क्लासिक मानी जाती है, उसे शुरू में प्रकाशकों ने छापने से मना कर दिया था। दबाने की कोशिश हुई। हाँ। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, और मध्यकालीन कवि चंडीदास का उदाहरण भी है। उनकी सामाजिक सोच इतनी क्रांतिकारी थी कि उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े, यहाँ तक कि उनका घर जला दिया गया था। बाप रे! जो समय से आगे सोचेगा उसे पहले दिक्कतें झेलनी ही पड़ेंगी। ये थोड़ा निराशाजनक भी लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसमें एक उम्मीद की बात भी है जो लेख भी बताता है। क्या? कि शुरुआत में भले ही विरोध हुआ, अस्वीकृति मिली, लेकिन आखिर में क्या हुआ? इन सभी विचारों को, इन लोगों को न सिर्फ स्वीकारा गया, बल्कि बहुत सम्मान मिला। हाँ, ये तो है। गैलीलियो आज भी याद किए जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो स्थापित सत्ता होती है, चाहे वो धर्म की हो, राजनीति की हो, वो उस सच को दबाना चाहती है जो उसकी नींव हिला सकता है। पर जैसा लेखक कहते हैं, और ये बहुत पते की बात है, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सही। समय लगता है, पर जो सच्चे और उपयोगी विचार होते हैं, उनकी चमक तो बढ़ती ही है। ये एक पैटर्न है इतिहास का, पहले संघर्ष, फिर स्वीकृति। लेखक इसी पैटर्न को दिखा रहे हैं। तो इसी बैकग्राउंड में लेखक प्रौढ़ को रखते हैं। उनका मानना है कि प्रौढ़ भी एक ऐसा ही नया मूल्यवान विचार है जिसे आज विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि ये भी स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। सीधी सी बात है। तो अब सवाल ये है कि प्रौढ़ आखिर है क्या चीज? ये नाम प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, इसका मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, 3 शब्द हैं इसमें। थ्योरी मतलब एक सिद्धांत, एक दर्शन। ठीक है। यूटिलाइजेशन यानी उपयोग, इस्तेमाल, और प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, जो लगातार आगे बढ़े, विकास करे, रुके नहीं। अच्छा। तो मोटे तौर पर कहें तो ये सभी तरह के संसाधन, चाहे वो भौतिक हो जैसे जमीन, पानी, खनिज, या मानसिक हो जैसे हमारी बुद्धि, कला, या आध्यात्मिक हो, हाँ। इन सबका निरंतर प्रगतिशील तरीके से
और विवेकपूर्ण उपयोग करने का सिद्धांत है, ताकि व्यक्ति का भी भला हो और पूरे समाज का भी। मतलब सिर्फ आर्थिक मॉडल नहीं है ये? बिल्कुल नहीं। लेख इसी बात पर जोर देता है। हाँ, मैंने पढ़ा। लेख तो इसे बहुत बड़े फलक पर रखता है। कहता है कि प्राउद सिर्फ मतलब अर्थनीति या राजनीति या दर्शन नहीं है, बल्कि मानव समाज की संपूर्ण समस्याओं का समग्र समाधान है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, दावा तो बहुत बड़ा है। और ये भी कि ये मानवता के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हो, इसको प्रैक्टिकल बनाने की क्षमता है इसमें। बिल्कुल। और शायद यही बड़े दावे इसके विरोध का एक कारण भी बनते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसा हमने पहले कहा, नए और क्रांतिकारी विचार हमेशा शक पैदा करते हैं, विरोध झेलते हैं। लेख का तर्क यह है कि प्राउद का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक बिल्कुल नई दिशा दिखाता है। जो आज की व्यवस्थाएं हैं, भौतिकवादी, पूंजीवादी, जो अक्सर सत्ता के इर्द गिर्द घूमती हैं, उनको ये सीधी चुनौती देता है। तो लेखक मानते हैं कि ऐसी सरकारें, ऐसी व्यवस्थाएं इसे अपनाने से हिचकेंगी। क्यों? क्योंकि ये उनके स्थापित हितों के खिलाफ जाता है। समाज में जो एक जड़ता बैठ गई है, सामाजिक सांस्कृतिक लेवल पर भी उसके खिलाफ जाता है। सही बात है। कोई भी विचार जो पावर और पैसे के मौजूदा समीकरण को बदलने की बात करेगा, उसका विरोध तो होगा ही। निश्चित रूप से। लेकिन लेखक सिर्फ प्राउड की तारीफ नहीं करते, बल्कि वो इसे आज की दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे जोड़ते हैं। ये कनेक्शन मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा। हाँ, ये जरूरी भी है, थ्योरी को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जोड़ना। जैसे सबसे पहले आर्थिक असमानता जबरदस्त खाई है अमीर और गरीब के बीच। ऑक्सफम की 2024 की रिपोर्ट का जिक्र है लेख में। मैंने भी पढ़ा वो, कि भारत में सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है और करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। यह अंतर तो बढ़ता ही जा रहा है। और लेख इस असमानता को सीधे सीधे मौजूदा पूंजीवादी सिस्टम से जोड़ता है, जहां मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है, चाहे उससे समाज में कितना भी असंतुलन क्यों ना पैदा हो जाए। हाँ, तो प्रोत इसे कैसे देखता है लेखक के अनुसार? देखिए, प्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि अमीरों से लेकर गरीबों को दे दो। ये उससे आगे की बात करता है। ये कहता है कि उत्पादन के साधन किसके हाथ में हों, धन जमा करने की एक सीमा हो, ऐसे बुनियादी बदलावों की बात करता है, ताकि इतनी असमानता पैदा ही ना हो। अच्छा, मतलब जड़ पर काम करने की बात है। हाँ, ये विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, कोऑपरेटिव मॉडल, इन पर जोर देता है। फिर आता है कृषि संकट। हम रोज सुनते हैं किसानों की आत्महत्याओं के बारे में। जो अन्न उगाता है वही भूखा है, कर्ज में डूबा है। हाँ, ये बहुत दुखद स्थिति है। और लेखक के अनुसार प्रूत का जो दर्शन है वो कृषि को सिर्फ एक बिजनेस नहीं मानता, वो इसे समाज की रीढ़ मानता है। ये लोकल लेवल पर आत्मनिर्भरता, खेती पर आधारित उद्योग और किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इस पर जोर देता है। लक्ष्य ये है कि किसान सम्मान से जी सके, खेती एक फायदेमंद और टिकाऊ काम बने, न कि कर्ज और निराशा का जाल। मतलब बड़े उद्योगों की जगह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। और फिर मजदूरों की हालत, खासकर जो असंगठित क्षेत्र में है। करोड़ों लोग हैं ऐसे। बिल्कुल। न न्यूनतम मजदूरी, न कोई सोशल सिक्योरिटी। प्रोत जैसा लेख बताता है, हर इंसान के लिए जो न्यूनतम जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी गारंटी की बात करता है। ये तो वेलफेयर स्टेट जैसा हुआ। उसे थोड़ा ज्यादा। ये इसे एक मौलिक अधिकार मानता है, सिर्फ सरकारी योजना नहीं। और साथ ही ये ऐसी मैनेजमेंट प्रणालियों की बात करता है जहां मजदूर भी भागीदार हों, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट हो, ताकि मुनाफे का बंटवारा सही से हो, शोषण रुके। ये दिलचस्प है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में भी यही असमानता है। अमीरों के लिए अलग दुनिया, गरीबों के लिए अलग। बिल्कुल। प्राउद का सिद्धांत, जैसा मैंने कहा, इन 5 बुनियादी जरूरतों को पूरा करना समाज और राज्य का पहला कर्तव्य मानता है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं। ये कोई बेचने की चीज नहीं है, ये मानव विकास का आधार है। और इन सब इंसानी संकटों के ऊपर है पर्यावरण का संकट। नदियां, हवा, जंगल, जलवायु सब खतरे में है। लेखक यहाँ सीधे सीधे पूंजीवादी विकास के मॉडल पर सवाल उठाते हैं, जिसका आधार ही है ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो, प्रकृति को जितना लूट सकते हो लूटो। हाँ। प्राउद इसके उलट यूटिलाइजेशन यानी उपयोग की बात तो करता है, लेकिन प्रोग्रेसिव और संतुलित तरीके से। मतलब प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर विकास करो, संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करो कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचें। इसमें वो न्यू ह्यूमनिज्म वाली बात भी है शायद। हाँ,
उसका आधार भी यही है, सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सबके प्रति सम्मान और प्रेम। हालांकि लेख में शायद इसका ज्यादा जिक्र ना हो, पर यह जुड़ा हुआ है। तो ये सारी समस्याएं गिनाने के बाद लेख एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। वो कहता है कि इन सब का हल न तो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से निकलेगा और न ही सिर्फ आध्यात्मिकता या पूजा पाठ से। हाँ, ये लेख का एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। लेखक का मानना है कि आज के समाज में या तो हमने विज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है, नैतिकता और आध्यात्म को पीछे छोड़ दिया, या फिर आध्यात्म को सिर्फ कर्मकांड और अंधविश्वास मान लिया है और विज्ञान की तरक्की को अनदेखा कर दिया। लेख कहता है दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। हाँ, वो कोटेशन है ना, विज्ञान के बिना विकास अधूरा है और अध्यात्म के बिना विज्ञान अंधा है। बिल्कुल, मतलब हमें टेक्नोलॉजी की ताकत तो चाहिए, लेकिन उसे सही दिशा देने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक समझ भी जरूरी है, वरना बिना दिशा के विज्ञान तो विनाश भी कर सकता है। और लेखक के हिसाब से प्राउथ यही बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हाँ। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का विरोध ही नहीं है, बल्कि उसका स्वागत करता है, लेकिन साथ ही ये समाज और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता को भी एक सेंट्रल जगह देता है। पर यहाँ आध्यात्मिकता से लेखक का मतलब क्या है? क्या ये किसी खास धर्म की बात हो रही है? नहीं, लेख इसे बिल्कुल साफ करता है। प्रूथ की जो आध्यात्मिकता है वो किसी खास पंथ या कर्मकांड या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। तो फिर किस पर? इसका आधार है यम और नियम। ये योग दर्शन के नैतिक सिद्धांत हैं। अच्छा। जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा जमा न करना वगैरह, और साथ में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अच्छा, योग के सिद्धांत। हाँ, और इनके पालन के साथ साथ अष्टांग योग साधना, मतलब योग के 8 अंगों वाली एक पूरी प्रैक्टिस जिसके जरिए आत्मज्ञान पाना। और वो यूनिट माइंड को कॉस्मिक माइंड से जोड़ने वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। हाँ। पर आसान शब्दों में कहें तो यूनिट माइंड मतलब हमारी अपनी चेतना, हमारा मैंपन। और कॉस्मिक माइंड मतलब वो विशाल सर्वव्यापी चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो प्राउट का आध्यात्मिक लक्ष्य, जैसा लेख बताता है, वो ये है कि हम अपनी इस छोटी मैं वाली चेतना का विस्तार करें और उसे उस बड़ी यूनिवर्सल चेतना के साथ जोड़ें। मतलब अपनी छोटी सोच से ऊपर उठना। हाँ, बिल्कुल, अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर पूरी सृष्टि के साथ एक जुड़ाव महसूस करना। लेखक कहते हैं आत्मज्ञान से तृप्त होना, अर्थात यूनिट माइंड को कॉस्मिक माइंड से जोड़ना। इससे क्या होता है? अंदर शांति आती है और बाहर दुनिया के प्रति एक गहरी करुणा और जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। अच्छा। और यही जो विकसित आध्यात्मिक दृष्टि है, प्राउड के अनुसार यही विज्ञान को सही दिशा दे सकती है। कैसे? जब व्यक्ति अपनी चेतना का विस्तार करता है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, वो सबके भले के बारे में सोचता है। तो लेख का तर्क यह है कि अगर विज्ञान और तकनीक का कंट्रोल ऐसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत और नैतिक लोगों के हाथ में हो तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, तब उसका उपयोग शोषण या विनाश के लिए नहीं होगा। बिल्कुल, तब विज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल सच में सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए होगा। इसीलिए लेखक कहते हैं विज्ञान को दिशा चाहिए और वो दिशा केवल प्रगतिशील आध्यात्मिकता ही दे सकती है। तो कुल मिला के लेख ये कह रहा है कि प्रूथ सिर्फ एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मॉडल नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है जी, जिसमें भौतिक जरूरतें भी पूरी हो और इंसान का मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी हो जी। और ये संतुलन आज की दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। लेख का निष्कर्ष यही निकलता है कि आज दुनिया जिन संकटों से गुजर रही है, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, सामाजिक अन्याय हो, पर्यावरण का विनाश हो, ये हालात खुद ही प्रूथ जैसे एक वैकल्पिक, एक होलिस्टिक दर्शन की मांग कर रहे हैं। लेखक काफी आशावादी लगते हैं। हाँ, आशावादी हैं। उनका मानना है कि भले ही आज की सरकारें या जो पावर में हैं वो इसे नजरअंदाज करें या विरोध करें, जैसे इतिहास में गैलीलियो या टैगोर या चंडीदास के विचारों का हुआ था, हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। उनका विश्वास है कि समय आएगा जब प्राउथ को दुनिया भर में स्वीकारा जाएगा और ये एक मार्गदर्शक बनेगा। और लेख के आखिर में श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें प्राउथ का फाउंडर माना जाता है, उनका एक बहुत ही पावरफुल कोटेशन दिया गया है। हाँ, वो आह्वान जैसा है। बिल्कुल, वो सीधे व्यक्तियों को एड्रेस करता है, उन्हें जगाने की कोशिश करता है। कोटेशन है, तुम लोगों को हर हाल में स्वयं को तैयार करना होगा। ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान की सीमा और ज्ञान का विस्तार आत्म से ही प्रारंभ होता है।
आज की दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान तुम ही लोगों को खोजना है। याद रखो, अग्रिम पंक्ति में चलने वाले मार्गदर्शक और अग्रदूत तुम ही लोग हो। ये तो सीधी जिम्मेदारी डालने वाली बात है। हाँ, ये सिर्फ एक थ्योरी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये कह रहा है कि बदलाव के लिए सिर्फ इंतजार मत करो या सिर्फ सरकारों पर निर्भर मत रहो। बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी, अपने ज्ञान को बढ़ाकर, अपनी चेतनों को विकसित करके और फिर दुनिया की समस्याओं को हल करने में एक्टिव रोल निभाकर। ये सिर्फ सुनने वाले या पढ़ने वाले बने रहने के बजाय एक्टिव भागीदार बनने का न्योता है। ये व्यक्तियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। बिल्कुल, कि ऐसे विचारों को न केवल समझें बल्कि शायद उन्हें अपनी जिंदगी में, अपने समाज में लाने की कोशिश भी करें। तो आज हमने लेख के जरिए देखा कि कैसे नए और क्रांतिकारी विचारों को अक्सर समाज में कितना प्रतिरोध झेलना पड़ता है। हमने इतिहास से कुछ उदाहरण देखे, फिर प्राउद के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की कि ये कैसे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि एक पूरा सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक दर्शन होने का दावा करता है। हाँ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। और हमने ये भी जाना कि लेखक के अनुसार ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के संतुलन से आज की जो जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे देने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। हमने देखा है कि इतिहास में महान विचारों को भी शुरुआत में कैसे नकारा गया था, गैलीलियो, टैगोर। तो आज जब हम प्रौद्ध जैसे किसी क्रांतिकारी विचार को देखते हैं जो हमारे मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि व्यक्तिगत सोच को भी चुनौती देता है, तो कौन सी हमारी अपनी अंदरूनी मान्यताएं हैं या हमारे पूर्वाग्रह हैं या समाज की कौन सी बनी बनाई व्यवस्थाएं हैं जो हमें उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करने से रोक सकती हैं? मतलब कहीं हम खुद ही तो हाँ, कहीं हम भी अनजाने में उसी पुरातन के प्रति आकर्षण या बदलाव के डर के शिकार तो नहीं हो रहे जिसका जिक्र लेख की शुरुआत में था। ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। इस विचारोत्तेजक चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।